बाबा तो हमारे मैंने देखा ही नहीं उनको, तो पहले ही जी सर। स्वर्ग सिधार गए थे। हम्म। दादी थी लेकिन दादी का ज़्यादा प्रेरणा नहीं था। हम्म। मेरी प्रेरणा तो उसको प्रकट नहीं किया। हम्म। तो मेरे पिताजी बाद में बोलते थे, अरे कोई सी भी नौकरी कर ले। हाँ। पर मैंने कभी बोला नहीं कि मुझे ये बनना। ये बनने के बाद ही पता लगा। क्योंकि बोलने से क्या है, अंदर की प्रेरणा है ना, कम हो जाती ऐसा। सर आज की डेट में होता है कि सर जैसे बच्चा जन्म लिया तो सबके आजकल ज़्यादातर के माँ बाप क्या गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो सीधा ही बाहर पढ़ने भेज देते हैं। लेकिन पहले क्या है सर, बच्चा बचपन में अपनी दादी माँ के और बाबा के सानिध्य में रहता था। तो दादी माँ से संस्कार मिलते थे, बाबा से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती थी। तो सर आपको भी क्या। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं माइक पे जीतू विद जीतू भैया, जहाँ बात होती है असली लोगों की, असली कहानियों की, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आज के हमारे YouTube चैनल के पहले एपिसोड में बहुत ही खास मेहमान बुलाए गए हैं जिनका जीवन ही एक प्रेरणा है, उनका सफ़र ही एक सीख है। तो मिलाते हैं हम आपको हमारे आज के खास गेस्ट, खास मेहमान, पूर्व IRS ऑफिसर, पूर्व MLA एंड पूर्व ट्राईफेड के चेयरमैन श्री रमेश चंद मीणा साहब, जिनको समाज में रमेश सोप के नाम से भी जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। राम राम सर। राम राम सर। सर आप IRS ऑफिसर भी रहे हो, MLA भी रहे हो, ट्राईफेड के चेयरमैन भी रहे हो सर। तो ये बताता है कि आपने बहुत संघर्ष किया सर एक गांव से उठ के। तो सर इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, किस गांव से कब हुई और ये कैसा रहा था सफर? सर इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। वैसे तो हमारा गांव सोप है। अच्छा। और सोप गांव बड़ा संस्कारित और लोकप्रिय अपने टाइम पे अभी भी है। हम्म। बहुत अच्छा हुआ करता था। अच्छा सर। तो गांव की और क्षेत्र की, माड़ क्षेत्र की, अच्छा सर। अपने टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र, करौली जी जिला सर। नहीं था उस समय, सवाई माधोपुर जिला, इनके लोग और उनकी संस्कृति और मेरे माता पिता का जीवन, वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत था। जो सबके लिए होता है सर। जो सबके लिए होता है। लेकिन एक बार मुझे ध्यान है कि मैं चांदनी रात में आधी छाया नीम के नीचे जी सर। और हनुमान चालीसा का जंप कर करके अच्छा। और पाठ कर रहा था, मतलब हाँ, बोल रहा था। पाठ कर रहे थे। तो हमारे बाबा हीरा, अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई यह छोरो तो बहुत अच्छो, अच्छा। बुद्धिमान, देखो पूरा कितने से छोटो है। मेरे ख्याल से चौथी कक्षा में हूँगा मैं उससे। अच्छा, 4th क्लास की बात हाँ। है। तो उससे मुझे लगा कि एक प्रेरणा का ये मिल गया अच्छा। माध्यम। जी सर। क्योंकि दूसरों के मुंह से जो सुनते हैं बात कि आपड़े न्यायिक महसुआ को और जे ब नाजिम तो और कलेक्टर के लिए जा रहे। अच्छा। तो इससे जब मैंने सुनी वो बात, तो उस समय बालक ही तो था। 4th तो क्लास की बात है। मेरे भी इस तरह की प्रेरणा हुई जी सर। कि भाई मुझे भी वो बनना है। अच्छा, तो सर आपने 4th क्लास में सोच लिया था कि सिविल सर्वेंट बनना है? हाँ, आईएएस माने आईएएस का तो उस समय हाँ। अर्थ नहीं था, अच्छा। लेकिन कलेक्टर बनना था, ये सोच लिया। तो देखो सर, जो समाज में कोई अच्छा काम करता है उससे ये प्रेरणा मिलती है बचपन में। लेकिन उसमें क्या है कि उसको कभी प्रकट नहीं किया मैंने। अच्छा। उसको प्रकट नहीं किया। तो मेरे पिताजी बाद में बोलते थे, अरे कोई सी भी नौकरी कर ले। हाँ। पर मैंने कभी बोला नहीं कि मुझे ये बनना। ये बनना। अच्छा, बनने के बाद ही पता लगा। क्योंकि बोलने से क्या है, अंदर की प्रेरणा है ना, कम हो जाती है, ऐसा कम हो मुझे जाती लगता है। है। जैसे गीता में भी लिखा है, गीता में भी ये बताया गया है कि तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, तो बातों में नहीं बीतनी चाहिए। नहीं, मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि अगर बंदूक भरी हुई है अच्छा। तो वो चलेगी, जी। लेकिन आपने गोली बाहर निकाल दी ना, हाँ। तो फिर उसको यानी कुछ परसेंटेज कम हो जाती कम है, हो जाता है उसका। ऐसा मुझे लगता है। एक होता है संकल्प शक्ति जो मन में कर सकते हैं अपन, जी। एक संकल्प शक्ति वो भी होती है जो लोगों के सामने प्रण करते हैं कि प्रण हम करते हैं। इस तरह का करेंगे। जी सर। तो प्रण तो लोक हित में किया जाता है, अच्छा। लेकिन संकल्प जो है वो व्यक्तिगत
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने मन में होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा अच्छा। तो सर आपकी स्कूलिंग गांव में ही हुई? स्कूलिंग गांव में हुई। अच्छा। और जब मैं 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में था, अच्छा सर। तो मुझे ध्यान है उस समय मैं हनुमान जी के उससे आ रहा था, तो हमारे वो दरवाज़ा आड़ा है वहाँ, अच्छा। उनकी तरफ से निकलता था। हम्म, तो हमारे रिश्ते वैसे तो भाई लगते हैं। भाई चन्ना ने बोला कि देखो ये छोरा है जो फर्स्ट डिवीज़न आया है। अच्छा। उस टाइम पे सर फर्स्ट डिवीजन आना ही बड़ी बात थी। हाँ, तो हाँ। पूरे मतलब कोई आया ही नहीं था फर्स्ट डिवीज़न तब तक। हाँ। उस स्कूल में पहला अच्छा। आदमी, पहला आप थे जो छात्र था फर्स्ट मैं, डिवीजन आए। जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। अच्छा सर। तो उसको देख के फिर मेरे मन में और ज़्यादा पढ़ने की और आगे बढ़ने की, और वो जो हमारा संकल्प था उसको वो और पूरा करने मजबूती की मिली उसको सर। और मजबूती। अच्छा सर, आज की डेट में होता है कि सर जैसे बच्चा जन्म लिया तो सबके आजकल ज़्यादातर के माँ बाप क्या गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, तो सीधा ही बाहर पढ़ने भेज देते हैं। लेकिन पहले क्या है सर, बच्चा बचपन में अपनी दादी माँ के और बाबा के सानिध्य में रहता था, तो दादी माँ से संस्कार मिलते थे, बाबा से संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती थी। तो सर आपको भी क्या दादी का और बाबा का प्यार मिला और आपने उनसे क्या प्रेरणा ली मतलब? नहीं, बाबा तो हमारे मैंने देखा ही नहीं उनको, तो पहले ही जी सर। स्वर्ग सिधार गए थे। दादी थी, लेकिन दादी का ज़्यादा प्रेरणा नहीं था। मेरी प्रेरणा तो मेरे पिताजी और अच्छा, माता दोनों माता थे। जी। अच्छा। तो वो सबके ही होते हैं, लेकिन इतना ये था हमारे मन में जी सर। कि मुझे ध्यान है 1977 में मैं पहली फिल्म देखी मैंने। अच्छा सर। तो जैसे फिल्म के आगे वो आता है ना, वो अच्छा, पहला फर्स्ट स्क्रीन। फर्स्ट स्क्रीन आता है, तो मुझे वो स्क्रीन के बजाय मेरे मन के स्क्रीन में मेरे पिताजी का अच्छा, वो चेहरा चेहरा याद आ नजर गया आया। कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और हम 1 रुपया 60 पैसे मैं फिल्म कहाँ पे देखी सर ये? ये गंगापुर सिटी में, अच्छा, और महेश कैलाश टाकिज था, कैलाश टाकी। उसमें देखी थी। अच्छा तो सर। तो लोगों के साथ में ऐसे ही बस। ग्रेजुएशन कहाँ तक किया है सर, पढ़ाई लिखाई? ग्रेजुएशन किया मैंने, फिर एमए भी किया। अच्छा। तो ग्रेजुएशन गंगापुर सिटी से किया, अच्छा सर। और पोस्ट ग्रेजुएशन करौली से किया। करौली से। तो सर आप आए मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने कब गए, कहाँ से की? नहीं, वो तो तैयारी आपने तय तो ये 4th क्लास में कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, पर तैयारी जैसे तो पर्टिकुलर तैयारी शुरू करना कुछ? लगातार चल रही थी तैयारी तो। अच्छा। लेकिन मुझे ध्यान है एक बार जो टॉपर आया था, जी सर। प्रणव चंद्र रॉय था वो, उसका उस टाइम का? उस टाइम अच्छा सर। इंटरव्यू आया था उसका। अच्छा। शायद मैं 9वीं 10वीं में होऊंगा। अच्छा सर। तो उसका इंटरव्यू आया था, तो उसने बोला कि भाई आपने तैयारी कैसे की? बोले मैंने घर पे की, अच्छा। और मैं पत्रिका कौन कौन से, तो इंडिया टुडे का नाम लिया। अच्छा। तो इंडिया टुडे अंग्रेजी में चलता था उस समय चलती थी, बिल्कुल सर। हिंदी में तो बाद में हाँ, आई। इंग्लिश मीडियम में। तो पहली इंडिया टुडे मैंने तभी लगा ली थी, शायद कॉलेज के आसपास, कॉलेज के आसपास। यानी 1979-80 के आसपास वैसे आप लगा इंडिया ली। टुडे पढ़ने लग गए थे? तो इंडिया टुडे पढ़ने लग गया उसकी प्रेरणा से। तो बाकी तो सब तैयारी चल रही थी, क्योंकि पढ़ाई में तो था। अच्छा। मैं बीच में ज़रूर थोड़ा डिरेलमेंट हो गया था। अच्छा। तो 12वीं कक्षा में जब मैं कॉलेज में पहली बार गया, जी। परंतु बाद में फिर जैसे ही मेरी पहली नौकरी तो उसमें थी टेलीफोन ऑपरेटर में। अच्छा सर, पहली नौकरी आपकी टेलीफोन ऑपरेटर हाँ, में? फिर उसको छोड़ दी मैंने। छोड़ दिया तो बड़े नाराज हुए पिताजी। पिताजी। नौकरी हाँ, तो कि कहाँ, भाई सरकारी नौकरी छोड़ना लगना ही टिपिकल चीज है, फिर छोड़ना। लेकिन मुझे पता था कि अगर मुझे सिविल सर्विस में बनना है जी सर। तो मुझे बीए पास करना पड़ेगा। हाँ, ग्रेजुएशन चाहिए सर। तो मैं जैसे ही मेरी उम्र हुई उसकी नौकरी की, जी सर। उस समय में तुरंत उसमें ज्वाइन तो कर लिया। हाँ। लेकिन 1979 में ज्वाइन करके फिर छोड़ आया 1-1.5 महीने अच्छा। करके। और टेलीफोन ऑपरेटर में हमारे साथ ही बाद में फिर टेलीफोन ऑपरेटर में जो हुए वो उसी तरीके से रिटायर हो गए। अच्छा। उस समय मेरिट के आधार पर टेलीफोन ऑपरेटर का सिलेक्शन हुआ करता। अच्छा, परसेंटेज बेसिस? तो परसेंटेज का तो वो तो तुरंत हो गया उसमें तो। बिल्कुल सर। तो इस तरह से फिर मैंने वापस आके तैयारी की। अच्छा, घर से ही रह के सर?
फिर कहाँ घर से ही। अच्छा। उसके बाद में फिर जो मुझे संयोग ऐसा हुआ हाँ। कि ऑर्डिनेंस में, भारतीय सेना का जो ऑर्डिनेंस है अच्छा उसमें सिविलियन के तौर पे नौकरी वहाँ पे 1981 में मिली। अच्छा आपको। जोधपुर में, जोधपुर अच्छा। में। तो वहाँ रह के मैंने 1.5-2 साल के करीब, और जो जोधपुर की लाइब्रेरी है, अच्छा, वहाँ गवर्नमेंट पे लाइब्रेरी उस गवर्नमेंट टाइम पे। लाइब्रेरी थी, उसमें पब्लिक लाइब्रेरी। अच्छा। तो मैं साइकिल से अपनी जैसे ही नौकरी छूटती, 2 बजे वो नौकरी छूट जाती थी। अच्छा 2 बजे सर। तक, 7 बजे से 2 बजे तक हुआ करती थी। तो सीधा वहाँ जाता हम्म। और जाके फिर वापस जो घर पे आता तो 9-10 बजे के करीब ही आता था रात को। अच्छा तो लगातार इस प्रकार से वहाँ मैंने तैयारी की। सर, आईआरएस में ज्वाइन कब किया, कौन सा कैडर था सर आपका? IRS में तो कैडर नहीं होता है, अच्छा। लेकिन उस मैंने 1990 में ज्वाइन किया था। तो अच्छा। मेरा 1990 का बैच है। अच्छा। 89 की एग्ज़ाम के आधार पे अच्छा। 90 का बैच है। तो उससे पहले लेकिन सिविल सर्विस में जो हुआ ना मेरा सिलेक्शन, जी सर। तो 29 सर्विसेज थी। उसमें कुछ सर्विसेज जैसे CBI की है, अच्छा सर। CSS की है, वो ग्रुप बी की सर्विस हुआ करती थी उस ग्रुप बी समय। में, ग्रुप ए, ग्रुप बी तो में। ग्रुप बी में मेरा पहले सिलेक्शन हो गया था। अच्छा सर। और मैंने 1988 में उसमें सिविल सर्विस के आधार पे और नौकरी वहाँ संचार मंत्रालय में किया। कहाँ, दिल्ली? दिल्ली में। अच्छा सर। तो वहाँ भी मैंने तैयारी किया लगातार। अच्छा। तो वहाँ पे छुट्टी लेके 55 दिन की, कभी 50 दिन की, ऐसे छुट्टी लेके अच्छा सर। तैयारी करता था मैं। तो ऐसे 2 बार तैयारी की मैंने। जी सर। तो दोनों बार ही गुजरात में भी रही है सर आपकी सर्विस? गुजरात में IRS में रहा था। आईआरएस में। अच्छा। तो ऐसा बताते हैं लोग कि गुजरात में रह के आप अमित शाह के, मोदी के काफी करीब आए, वहां से ही इस पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत हुई थोड़ा? नहीं, राजनीति में तो देखो ये र्यूमर है, जनता में बना दी, हाँ, ये जनता में मतलब अफवाह है, बना इसमें दी कितना जाती है, वो सच्चा तो है? अफवाह है। जी सर। वो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब कुंजीलाल जी और उषा जी चुनाव लड़े थे ना। अच्छा, कैप्टन छोटन लाल की जो बेटी थी हाँ, उषा मीणा। तो मुझे बाद में टिकट मिला, तब मैं गंगापुर स्टेशन पे था। अच्छा सर। तो एक तरफ देखा कि भाई कुंजीलाल जी है और उषा है, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं रिप्रेजेंटेशन में जी सर। और अच्छा हो सकता है, और मुझे मौका मिले तो मुझे भी करना तो सर चाहिए। आपने ये, अच्छा, आजकल तो लोगों का सपना होता है IAS RS बनना, IRS बनना। आपने सर अच्छी खासी नौकरी चल रही थी सर, IRS जैसे पद पे थे यहाँ प्रतिष्ठित, लेकिन पहली बार ऐसा कब सोच लिया था कि सर मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, और इसके पीछे क्या भाव था आपके, या कोई गॉड फादर थे आपके सर? नहीं, वो तो एक विचार का एक प्रोसेस था। तो जैसे अपने 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में इतिहास को हम पढ़ा करते थे, तो उस समय जो विदेशी आक्रमणकारियों का इतिहास था वो काफ़ी ठीक उस समय पढ़ाया जाता था। अच्छा सर। तो उस इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम है, फिर उसके बाद में सल्तनत काल है, अच्छा सर। फिर विदेशी आक्रांता तैमूर लंगे, अहमद शाह अब्दाली है, फिर मुग़ल काल में ये बाबर वगैरह है। ऐसे लोगों का पढ़ा, तो मुझे लगा कि जो अत्याचार इन्होंने इस देश के ऊपर किए किया है। हैं, तो उसको कहीं न कहीं करेक्शन होना चाहिए उसमें। अच्छा। और मुझे मौका मिला तो मैं इस देश के लिए ये करेक्शन का काम अच्छा। करूँगा कि इस देश में इस तरह के विदेशी आक्रमणकारी इन्होंने जो अत्याचार किए हैं, अच्छा। उनके कारण से उसको एक अनडन तो नहीं होगा, लेकिन जितना मजबूत हो सके इस देश के उतना लिए करना चाहिए अपने अच्छा को। सर। और मुझे प्राणों की बाजी भी इसमें लगानी चाहिए अगर मौका अच्छा। मिले तो सर लेकिन ये इतना, आजकल तो नौकरी लग जाते हैं, घर वाले भी अलाउ नहीं करते कि हम सरकारी नौकरी छोड़, लेकिन सर इतनी ऐसी क्या प्रेरणा थी इतनी बड़ी, एक आपके क्षेत्र की कोई समस्या जिसकी वजह से आपने IRS जैसी नौकरी छोड़ के मतलब जनता की सेवा को चुना सर आप? ये 2-3 प्रेरणा इतना इजी नहीं होता ना सर डिसीजन लेना, तो आज के युवा क्या डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है। ये 2-3 प्रेरणा पहले मन में समाज में कोई ऐसी छिपी हुई थी बातें कि भाई ये करना चाहिए अपने को, जो लोक हित में काम करना चाहिए। अच्छा सर।
तो मैं वहाँ भी पहले भी जब इसमें था ना पढ़ाई में, अच्छा सर। तब भी छोटे बच्चों की क्लास भी लिया करता था। अच्छा सर, बचपन से। हाँ बचपन से। अच्छा। तो लोगों को जहाँ देखा नैतिक शिक्षा है, दूसरा है, वो बताता रहता था। तो समाज के क्षेत्र में काम करने की और लोक हित में और इस तरह से एक तप करने की शुरू से ही इच्छा। अच्छा सर। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जैसे हमने देखा कुंजीलाल जी का, रूसा जी का, तो उसको लगा कि मुझे उस गैप को अगर मैं कर सकता हूँ शायद फिल अप, अच्छा। और करने का प्रयास करूँगा। हम्म। और उसके साथ में एक और बड़ी घटना हुई उस समय। अच्छा सर, बताइए थोड़ा। तो वो घटना ऐसी हुई कि 1996 में, और जुगाड़ में बैठे हुए थे मेरे पिताजी। अच्छा। तो गन्ना था उनके हाथ में, तो अच्छा। किसी ने उसको खींचा, बालक ने, गन्ने को लेने अच्छा। के लिए। तो जुगाड़ से गिर के जुगाड़ के नीचे आ गए। आपके पिताजी? हाँ। अच्छा सर। तो मैं था उस समय सूरत में नौकरी में। अच्छा। तो उस समय वो जुगाड़ के नीचे आके, और थोड़ी देर बाद में 2 ढाई 3 घंटे में डेथ हो गई खत्म हो थी। गए। अच्छा सर। फिर जब तक वो थे तब तक मैं उनसे भी कहता था कि मुझे ये नौकरी छोड़ के और ऐसा यहीं आना है, इस समाज क्षेत्र में सेवा ही में काम आना। करना है, बिल्कुल। समाज सेवा में। हम्म। राजनीति का उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं था कि राजनीति भी करनी है, अच्छा, समाज सेवा का ज्यादा होता। पर वो था कि भाई क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए काम करना है। कुछ इस तरह का भी था कि अपने यहाँ पानी की कमी है उस क्षेत्र हाँ, में। माड़ तो क्षेत्र से आते हो आप, वहाँ पे पानी की बोलते ज्यादा हैं कमी। कि भाई सोप से चिड़ी का वासा, अच्छा। अन्न घड़ा पानी का तासा। अच्छा। तो ऐसे कई लगातार एक सीक्वेंस थी, अच्छा सर। लगा के विदेशी आक्रांताओं से लेके, और फिर ये जो उनका रिप्रेजेंटेशन था पब्लिक के प्रतिनिधियों का। और फिर वो महात्मा गांधी को भी पढ़ा मैंने, उनका भी संपूर्ण वाङ्मय पढ़ा। अच्छा सर। फिर ये क्रांतिकारियों को भी पढ़ा, सबको जो गहन एक मतलब तरह किताबें से पढ़ने का शौक है सर आपको थोड़ा? किताबें पर बहुत शौक। शुरू से इतना। आचार्य चतुर्सेन की जो किताब है मुझे अभी भी ध्यान है, अच्छा सर। तो वो सोमनाथ, तो वो मैंने शायद 1000 से ज़्यादा पेज है उसमें। अच्छा सर। तो नई दिल्ली स्टेशन से बैठा मैं, हम्म। तो रेल में, अच्छा। तो वहाँ तक इतनी रोचक लगी मुझे, तो वो 1000 पेज लगभग 5-6 घंटे में पूरे पढ़ कर दिए दिए, पूरे? पूरे पढ़। अच्छा सर। तो इस तरह का एक पढ़ने का, उसके जैसे वेद है, तो उनको भी पढ़ने का मैंने प्रयास किया। चारों वेद लगभग लगभग पढ़े हुए हैं। अच्छा। और पुराणों में जैसे 18 पुराण है, तो पुराण भी ज़्यादा से ज़्यादा, हो सकता है शायद एक आध कोई छूट गया हो, लेकिन मुझे ध्यान है कि शायद पूरे पुराण पढ़ लिए। श्रीमद् भागवत गीता कई बार पढ़ी है। रामायण जो संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, अच्छा वो पढ़ी है। मूल अच्छा। रामायण का पाठ संस्कृत में मैंने हम्म। किया है। और इस प्रकार पढ़ने का तो शौक है ही, अच्छा सर। पर ये सब पढ़ने के कारण से एक इस तरह का था कि इस देश के लिए काम करना है और अच्छा। इसकी संस्कृति के लिए काम करना है। फिर राजनीति विज्ञान का एक विद्यार्थी रहने के कारण से अच्छा सर। मुझे लगा कि ये जो सांस्कृतिक आक्रमण पाश्चात्य संस्कृति का हो रहा है ना, ये भी अपनी देश, अपने संस्कृति के लिए बहुत खराब है। कहते हैं कि अगर आप सांस्कृतिक युद्ध में किसी गांव को, किसी समाज को, किसी देश को हरा दो, तो अच्छा। आपको असल में युद्ध में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा सर। इस तरह का एक राजनीति का भी था। इतिहास का भी मैं विद्यार्थी रहा। मेरे इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र तीनों रहे थे बीए में। अच्छा सर। तो उसके माध्यम से भी एक ऐसा लगा कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए, जनता के बीच में, देश के लिए एक वृहद रूप में काम करना चाहिए। अच्छा। नौकरी में तो सरकार का काम होता है, लेकिन अपने लोगों के बीच में, अपने क्षेत्र में, और उसके माध्यम से देश को या समाज को या क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देना, ये भी एक थी इच्छा, दबी हुई इच्छा। अच्छा। तो जैसे पिताजी का एक्सीडेंट में डेथ हुई उस समय 1996 में, तो बहुत वेदना हुई। वो जो मृत्यु हो गई उनकी, तो मैं आ नहीं सका उसके अंतिम समय। अच्छा, अंतिम संस्कार में आप गुजरात थे? समय में नहीं आ सका। अच्छा, जीवित रहे ना। बिल्कुल। अंतिम संस्कार तो दूसरे हाँ, दिन बेटा हुआ। होने के नाते कुछ फर्ज भी उस समय अंतिम संस्कार में तो आ गया था। अच्छा सर। तो अंतिम समय में नहीं आ पाया? अंतिम समय में जो था, बातचीत नहीं हुई, उनके दर्शन नहीं हुए कि बोलते चालते जो एक जीवित रूप में होता है। तो उससे मुझे उस समय निर्णय कर लिया कि अब नहीं करेंगे।
अच्छा सर, जैसे आपने बताया मैंने चारों वेद पढ़े हैं, 18 पुराण भी पढ़े हैं। सर ऋग्वेद, आप भी मीणा समाज से आते हो, ऋग्वेद में क्या मीणा जनजाति के बारे में ऐसा बताते हैं कि कुछ वर्णन मिलता है सर ऋग्वेद के अंदर? मीणा कुछ समाज का कुछ इतिहास है सर? उल्लेख है कई जगह उल्लेख है। उसमें, अच्छा। उसमें उल्लेख है, हम्म। लेकिन वो पूरी तरह से अब हमको उसमें तो संशोधन नहीं कर पाए। अच्छा। पर बाद में जैसे मोहनजोदड़ो में मत्स्य का है, अच्छा। दूसरा है, तो मत्स्य के आधार पे समाज और मत्स्य गणराज्य, अच्छा सर। ये तो 16 महाजनपदों में बहुत पुराना है ये तो मतलब तो उस अच्छा, टाइम से है ही। मत्स्य तो जनपद के। अच्छा। मत्स्य मत्स्य महाजनपद जो था अच्छा। वो 16 महाजनपदों में एक था। एक था। तो तो मतलब उसमें इतिहास में उसमें वर्णन तो है। चेदी भी है। अच्छा। जैसे चेदी वंश था तो मत्स्य का चेदी के साथ में भी रिश्ता था। अच्छा सर। तो यानी जो महाजनपदों में जो ये था रिश्ता, तो वो मत्स्य गणराज्य मत्स्य महाजनपद का रिश्ता था ही। अच्छा। और वो तो गौरवशाली इतिहास है उनका तो पूरा। हम्म। और उसमें रामायण में भी आप विराट पर्व है, अच्छा। उसमें आप देखो तो मत्स्य का बड़ा स्वयं वेद व्यास जी ने उसमें लिखा है अच्छा सर। कि धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई इस भूमंडल पे एक राज्य ऐसा है जहाँ अच्छा। अपन शरण ले सकते हैं, ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं? स्वयं धर्मराज अच्छा सर। युधिष्ठिर ने। तो उस समय के जो सबसे मुख्य महापुरुष थे, अच्छा सर। उनके मुंह से इस प्रकार की बातें, वो सत्यवादी है, तपोनिष्ठ है और न्यायविद है, इस तरह का। यानी शरण आदमी किसके यहाँ लेता है? जो ऐसा लगता है कि भाई अपने से अपना है ये, अपनी। अपने बराबर है, बिल्कुल अपने से सर। ताकतवर हो, ताकतवर हो। तब तो आदमी शरण लेता शरण है ले, ना। सही है सर। तो जो प्रोटेक्ट कर सके। हाँ, बिल्कुल सर। तो लेकिन जो उस समय उसमें जो कीचक का भी वर्णन आता है, अच्छा सर। तो कीचक तो उसका साला था, लेकिन मत्स्य महाजनपद अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। अच्छा सर। और उस पे उनकी तो यानी ये जो कुरु वंश की, अच्छा सर। कुरु वंश की तो उससे मित्रता थी, रिश्तेदारी भी पहले अच्छा। हुई थी। इस तरह से था, तो पहले से ही तो रिश्तेदारी बाद में भी हुई हो। तो अच्छा सर। जैसे उत्तरा है, हाँ। तो उत्तरा उसकी जो उत्तर है जिसका नाम मंजय है, उसकी बहन थी। हम्म। और विराट नरेश की पुत्री पुत्री थी। थी सर। तो वो अर्जुन के बेटे के साथ। बेटे को ब्याही गई अभिमन्यु को। तो जो हम्म। वंश चला तो वो उत्तरा का चला बाद में। अच्छा सर। तो यानी एक मत्स्य लोगों का और इस भारतवर्ष के प्रमुख राजवंश है, उसमें रिश्तेदारियां रही है। तो चेदी मतलब। गणराज्य में भी रही है, अच्छा चेदी सर। महाजनपद में भी रही है, अच्छा। मत्स्य में तो रही है, इधर इसमें पांडवों में भी रही है। और इस तरह से तो सर मीणा समाज की उत्पत्ति मत्स्य हुई है सर। मीन भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं, तो मतलब काफी गौरवशाली और पुराना इतिहास है सर। हाँ, अब ये ऐसा है, इसमें गौरवशाली तो है ही है और बहुत पुराना है। यानी मत्स्य का मतलब जो, लेकिन सर देखे अपन तो बाद के समय में इतिहास से कुछ छेड़छाड़ हुई है मीणा समाज के इस इतिहास वो से? तो हर जाति के में हुई है। देखो इसमें भारत में जितनी भी जातियां हैं, आप बागरियाओं का इतिहास देख लो, अच्छा। उनके भी राजा हुए हैं। आप ये जो बैरवा है, ये तो खैर मीणाओं में से ही है। अच्छा। मीणाओं में से जो बहिष्कृत कर दिए थे, जाटों से लगा के, राजपूतों से लगा के और ब्राह्मणों से लगा के, हर जैसे मेव मीणा को भी ऐसे किया, जाति का शासन रहा है। अच्छा। और हर जाति में महापुरुष रहे हैं। अच्छा। और वैसे तो अपन एक पुरुष से उत्पन्न मानते हैं पूरी संपूर्ण संसार को। अच्छा। लेकिन एक पुरुष से नहीं मानो तो भी, अलग अलग जगह भी मानो तो भी, ये पृथ्वी पे जो जीव की उत्पत्ति है तो वो इस प्रकार से हुई है कि भाई एक ही तो है, संपूर्ण मानव जाति एक ही तो है, उस तरह से। लेकिन मीणा समाज जो मत्स्य के रूप में है, तो मत्स्य वंशी है, वो अपने आप में एक बहुत लंबी और गौरवशाली श्रृंखला है। अच्छा। तो वो अब आज की तारीख में एक शब्द आपने देखा होगा, जी सर, कमीना शब्द। हाँ, कमीना। तो कोई भी कहता रहता है। कै को हटा दो तो क्या बना? क्या मीना, रहा? मीना। मीना रहा ना। जी सर।
तो यानी मीना एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही पवित्र शब्द है। अच्छा, और दूसरा अपने एक शब्द बोलते हैं कुमीण। कुमीण बोलते हैं सर। अब कु को हटा दो तो क्या रहा? मीण। मीण। अच्छा सर, तो यानी काफी पुराने शब्दों में भी है। शब्दों में भी है अच्छा। और हर जगह है, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो कर्नल टाड ने तो अभी लिखा है, लेकिन आप उसमें महाभारत में भी देखो आप, अच्छा। वो भी है। और हर एक के साथ में रिश्तेदारियां रही है, अच्छा। यानी गुजरों से रिश्तेदारियां रही है और दूसरे लोगों से रिश्तेदारियां रही है। कहते आपस हैं में। गुजर मीणा तो भाई भाई है। हाँ नहीं हाँ। वो हाँ मतलब ये चले आ रही बात। गुर्जर प्रतिहार वंश, अच्छा तो सर। प्रतिहार मीणों में है। अच्छा। और प्रतिहार तो पढ़िहार प्रतिहार, ये अच्छा। सब इस तरह से है। तो उसमें जब ये जो मेर है जो गुजरात के, अच्छा सर। तो मेर जो है वो एक जाति के रूप में है वहाँ मान्यता। अच्छा। लेकिन अपने यहाँ जो मेहर है वो गोत्र है। अच्छा, हाँ, गोत्र में। अब वो अपने आप को प्रतिहार वंशी मानते थे। अच्छा। लेकिन जब उनका वंश वृक्ष देखा हमने, तो वंश वृक्ष में क्या है कि वो मीणाओं से यहाँ से गए हुए हैं उस समय। अच्छा। यानी महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था उसके आसपास में कहीं की घटना है मोहम्मद। अच्छा। तो धीरे धीरे वहाँ उधर की तरफ। सर, आपकी पॉलिटिकल लाइफ की जर्नी, पहला इलेक्शन कौन सा था सर आपका? पहला इलेक्शन तो 1998 में था। किस कोई पार्टी से था या निर्दलीय? सांसद का चुनाव लड़ा था। अच्छा, सांसद का 1998 में? भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। तो उस टाइम पे क्या दौसा से या फिर सवाई माधोपुर वाला होता था? सवाई माधोपुर करौली जिला नहीं था उस समय, सवाई अच्छा। माधोपुर लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। तो आपका पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी सांसद का था? हाँ, माधोपुर हाँ, लोकसभा से? हाँ, तो वो अच्छा। एसटी की रिजर्व सीट थी। अच्छा। बाद में एसटी की रिजर्व हो गई दौसा। हाँ। और सवाई माधोपुर को टोंक में मिला के टोंक सवाई माधोपुर एक हो जनरल सीट हो गई वो। इस तरह से। और करौली धौलपुर अलग से। हाँ। अच्छा, तो इसमें सर हार मिली आपको? उस समय हार गया था। अच्छा सर, 1998। फिर एमएलए का सर? फिर एमएलए का मैं चुनाव लड़ा था 2009 में उपचुनाव हुआ था। अच्छा, बाई इलेक्शन हुआ था, करोड़ी लाल जी ने सीट छोड़ दी थी। हाँ। वो सांसद हो गए थे आप 2009 में। हाँ, बीजेपी के टिकट से एमएलए उसके हुआ बाद सर। अच्छा सर। सर, यदि अपन देखें तो टोडाभीम विधानसभा जो है पूरे राजस्थान की एकमात्र विधानसभा है जहाँ से शिवराम जी गोपालपुरा 17.5 साल की उम्र में सर विधायक बन गए थे। और वो बाद में उनकी एज कम पड़ जाने की वजह से उनकी सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन उसके बाद से सर अपन देखें तो टोडाभीम विधानसभा से युवा चेहरा कोई नहीं दिखा। जैसे उम्र दराज नेता तो बहुत हैं, लेकिन कभी युवा नेता से दिखते, इसकी क्या वजह है सर? मैम, वजह तो अलग अलग हो सकती है। अच्छा सर। लेकिन ये तो पार्टी के आधार पे है ना। अब हाँ जैसे जी। मूलचंद था, वो तो मूलचंद ही तो युवा ही थे उस समय। अच्छा, नहीं, अब की बात कर रहा हूँ सर मैं, करंट की, पिछले 15 साल की यदि अपन बात करें। अब ये तो देखो, ये निर्णय तो पार्टी करती है पार्टी करती है सर कि पार्टी किस तरह से किसको टिकट। लेकिन सर पार्टी में भी देखा गया, जैसे गुजर समाज है उसमें भी जैसे कांग्रेस की बात करें तो सर सचिन पायलट साहब ने कई युवाओं को टिकट दिए। मीणा समाज से सिर्फ एक ही मांग रहा था, नरेश मीणा सर। और ऐसा बीजेपी में तो हालांकि कोई इतना मांग नहीं रहे थे, लेकिन उसको भी टिकट नहीं दिया गया। तो सर क्या ऐसे पार्टी के लीडर भी भेदभाव करते हैं क्या सर? ऐसे देखो, जाट समाज में भी सचिन पायलट साहब ने कई लोगों को विधायक बनाया है सर। गुजर समाज में भी कई लोगों को टिकट दिया था, युवाओं को सर। लेकिन क्या मीणा समाज में एकमात्र मांग रहा था सर, नरेश मीणा, उसको भी टिकट नहीं दिया गया? ऐसा क्या हम सोचते हैं? हमारे भी जैसे करौली जिले में है तो अच्छा। हंसराज जी युवा है। हाँ, हंसराज जी, हंसराज बालूती हुआ उनको है। टिकट दिया और वो जीते भी। बिल्कुल सर। ऐसे भाजपा में भी एक बड़ी लंबी श्रृंखला है युवा नेताओं को आगे लाने की। किरोड़ी लाल जी भी युवा थे तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी आगे लाई है। अच्छा सर। इस तरह से ऐसा। जी सर। सर, आप ट्राइफेड के चेयरमैन भी रहे हो सर, तो आपको भारत के अलग अलग राज्यों में आदिवासियों के बीच जाने का मौका मिलता है, उनके कल्चर को देखने का मौका मिलता है। तो सर मतलब क्या कोई एक्सपीरियंस रहे हैं कोई जो आप बता सको सर? एक्सपीरियंस तो बहुत लंबे हैं ये तो, क्योंकि जो व्यावहारिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो रोजाना के अनुभव आते हैं। अच्छा सर। लेकिन मेरा अनुभव है मणिपुर के प्रभारी के रूप में सबसे पहले इस प्रकार का था कि वहाँ पे दो वर्ग अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। अभी भी लड़ रहे हैं, बिल्कुल। मैते और ट्राइबल। हाँ। तो ट्राइबल का है वहाँ पे
95-98% ज़मीन पे उनका कब्जा है और वो उनकी है। अच्छा। वहाँ उसमें बसते हैं वो लोग। और मैते की जनसंख्या करीब 60% के करीब है और उनके पास में जो उनका ज़मीन है वो बहुत कम है। अच्छा। यानी 3-4% है। तो आपस में जो संसाधनों की और वर्चस्व की लड़ाई है तो उसको एक ऐसा स्वरूप हो गया कि वो वर्ग की लड़ाई के रूप में हो गया। अच्छा। और वर्ग की लड़ाई के रूप में होने का प्रमुख कारण है कि कुछ ग्रुप्स वहाँ ऐसे हैं जो विदेशी ताकतों के हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, मतलब अदर देश का इंटरफेयर हो रहा है। हाँ, जैसे अच्छा। चीन का वहाँ हस्तक्षेप है बहुत बड़ी अच्छा। मात्रा में। तो वहाँ जो सशस्त्र बल है, उनके सशस्त्र बल बना रखे हैं उन्होंने अलग अच्छा। अलग ग्रुप्स के। तो वो ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं। अच्छा। उनका कुछ तो आर्थिक लड़ाई है, आर्थिक अच्छा। कारणों से कुछ लड़ाई तो अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कि चुनाव के टाइम भी होता है तो एक ग्रुप का जहाँ वर्चस्व है जी सर। वो जिताने का ठेका भी ले लेते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो ऐसे जहाँ कॉमन है ना लड़ाई, वहाँ आर्थिक लड़ाई भी है और जातिगत उसको स्वरूप दिया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी हो इस देश का तो स्वरूप एक है। अच्छा। और जनमानस ज़्यादातर देश के हिसाब से ही काम करता है, क्योंकि पहली बार जब मैं वहाँ का हुआ था प्रभारी जब रहा 2017 में, वहाँ पे जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी, अच्छा। उससे पहले 2.5 साल तक रहा मैं मणिपुर में। तो जो पूरा ट्राइबल बेल्ट में काम किया। अच्छा सर। तो सर जैसे मीणा मतलब राजस्थान गुजरात हो गया, एमपी का आदिवासी समाज और सर नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी समाज, इसमें सर क्या कोई समानता है, क्या आपको देखने को मिलता है अलग अलग इनमें, क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं सर? मेनली विभिन्नता तो क्षेत्र के हिसाब से है। अच्छा सर। ये तो नहीं, पूरा जैसे देश यहाँ है। पे एजुकेशन में आ गए हैं सर, तो क्या वहाँ पे भी इतना है क्या एजुकेशन का? नहीं, पहले वो ज़्यादा उनकी थे। कल्चर कैसी अपने? पहले वो ज़्यादा थे। पहले वो ज़्यादा थे। पहले वो इसलिए ज़्यादा थे कि उनका क्रिश्चियन मिशनरीज का जो स्कूल था, अच्छा सर। उसके कारण से वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उनको जल्दी शिक्षा मिल गई। तो ये लोग थोड़ा संख्या में ज़्यादा हुआ करते थे। अब क्योंकि मीणाओं में संख्या ज़्यादा है तो उसका कारण भी शिक्षा है। सर। तो शिक्षा का जैसे प्रसार हुआ है तो धीरे धीरे संख्या भी सभी जगह नौकरियों में बढ़ती जा रही है। लेकिन जो कल्चर है तो वो कल्चर तो हर एक भारत के हर एक प्रदेश में ट्राइबल्स का, और जो ट्राइबल्स में नहीं है, अच्छा सर, एसटी में नहीं है, उनकी विभिन्नता तो सब जगह है, पूरे देश में है। और विभिन्नता होने का कारण है कि कहीं तो बर्फ पड़ रही है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र का किनारा है। बिल्कुल सर। तो ये जो भारत है, भारत माता है, इसमें तो विभिन्नता है ही। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि इंग्लैंड की तरह एक जैसा जलवायु रहता हो पूरे देश में। बिल्कुल। तो जो एक जैसा जलवायु जहाँ रहता है वहाँ तो खान पान एक हो सकता है, भाषा भी, यहाँ तो सर डाइकोस पे कल्चर भी एक हो सकती है। डाइकोस को पानी तो वहाँ भी नहीं, यहाँ पे तो डाइकोस से पानी 3 कोस पे पानी चेंज होती रहती है, जैसे मतलब ये तो चेंज होती है। लेकिन कई देशों का तो क्षेत्रफल के कई देश क्षेत्रफल भी कम है, क्षेत्रफल भी इतना अपने स्टेट के बराबर भी नहीं, एक जिले के बराबर एक जिले के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल सर। जैसे वेटिकन सिटी है, उसका कितना सा क्षेत्रफल है। अच्छा। तो अपने तो जिला है वो देश से उसे भी कई देशों से बड़ा है। तो ये भी एक बात है इसमें। हाँ। अच्छा सर। तो वो कल्चर की विविधता तो आपको मिलेगी, लेकिन कल्चर की विविधता के साथ में जो उसका भाव है और जो उसकी संस्कृति है मूल रूप से, अच्छा, वो एक जैसे विराट पुरुष होता है ना, उसकी तरह एक है। अब उसके लिए भूभाग है, उसके लोग हैं, उसका दर्शन क्या है, उसकी आत्मा क्या है देश की, तो वो तो
एक जैसी है सबकी। अच्छा। अब ये क्या है कि जैसे बहुत से लोग, बहुत सी जातियां ऐसी है, बहुत से लोग भी आज भी ऐसे हैं जो अपने जंगलों में रहना ज़्यादा पसंद पसंद करती करते है। हैं। गांव में भी आपने देखा होगा, बहुत से लोग खेतों में ही घूमते रहते हैं हमेशा, बिल्कुल वो गांव में आना भी पसंद नहीं करते। नहीं करते। इस तरह से जो आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, जिसको अनुसूची में रखा गया है, उसको लीगल भाषा में एसटी बोलते हैं, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड बोलते ट्राइब। हैं। उसमें ऐसी जातियों को लिया है जो अपनी जो इस तरह की धारा जो बताई गई है, जो जिसको बोलते हैं कि उससे थोड़ा अलग है। अच्छा अच्छा। ऐसा तो मैं नहीं बोलता वो मुख्य धारा से अलग है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आदिवासियों की धारा है वो ही मुख्य धारा है। अच्छा। उनसे ही सीखना चाहिए। आप जगन्नाथ को देखो, पहले आदिवासियों के थे और अच्छा, वहीं से आए वो। आप कैला देवी को देखो, हाँ। तो वो आरती देवी, कैला देवी शुरू में मीणाओं के थे, आज भी भगत उनका मीणाओं का है। अच्छा। इस तरह से जो अपने जो वंशावली है, वंश वृक्ष है, कुल वृक्ष है, उसकी धराड़ी है, वृक्षों के जैसे धराड़ी बोलते हैं उसको, और गोत्र है, उसका आप इतिहास देखो तो वो उस तरह से है कि, लेकिन अब वो थोड़ा सा दूर होने के कारण से जो शहरों से दूर हो गए। अच्छा। यानी उनका शहरों की जो विशेषता भी नहीं आ पाई, तो उसके जो दोष है वो भी नहीं आ पाए। दोष भी नहीं आ पाए। तो वो दोषों से मुक्त ऐसा समाज जो आदिवासी समाज है, वो आज भी उसकी अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्नता है। अच्छा। प्रदेश के अनुसार, उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, लेकिन कल्चर उसका सबका इस तरह से एक है कि वो अभी भी, जैसे अपने यहाँ है, तो पहले कोई यात्रा पे जाते थे तो राम जी का गीत गाते थे, राम जी का गीत गाते थे, है ना। जैसे हमारे पथवारी पूज के जाते थे, राम जी का गीत गाते थे। हमारे को बहुत छोटे थे जब सुनते हैं, भाई वो दादी है सदा कौर है, ये 3-4 जो दादियाँ थी वो गई थी, तो उसका द्वारका में मैंने देखा। अच्छा। पैदल यात्रा की थी तो द्वारका में भी देखा, केदारनाथ में भी देखा। अच्छा। तो ऐसे लोग पहले जाते थे, कभी कनक दंडवत भी दिया। अच्छा। तो वो भाषा के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन जो आत्मा है ना इस देश की, बिल्कुल सर, वो संस्कृति है, वो एक है। पहले वो अफगानिस्तान तक थी। अच्छा। अफगानिस्तान में भी आपने देखा बुद्ध की मूर्तियां थी बामियान के, और मक्का में भी बोलते हैं कि भाई मक्केश्वर महादेव था यहाँ पे, ऐसा। अच्छा, मक्का में जो मक्केश्वर महादेव अच्छा। था, तो उसके मोहम्मद साहब के जो चाचा है, उन्होंने उसको वो लिखा भी है उसके बारे में। अच्छा। तो दिल्ली की जो लाइब्रेरी है उसमें है, बिड़ला सभागार में वो किताब। अच्छा, कि वहाँ पे भी मक्केश्वर महादेव का इस तरह से हुआ करता था। अच्छा। और ईरान में मीना घाटी है। ईरान में मीना घाटी है। अच्छा सर। और मीना शब्द वहाँ पे बड़ा पवित्र माना जाता है। इसमें यानी जो इस्लाम में मीना शब्द को बड़ा पवित्र माना जाता है। अच्छा। तो मीना घाटी है, तो वो हमारा जो वंश लेखक है, जागा है, उसने बताया कि ये, मुझे नाम ध्यान नहीं है कौन से राजा के टाइम की है, तो उसमें राजा का वर्णन देखा कि भाई वहाँ पे काफी गौरवशाली इतिहास है उसका ये रहा है। तो मीना का इतिहास तो है ही गौरवशाली, इस देश का भी पूरे का गौरवशाली रहा है। तो सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है उसका ये देखो आप कि इंडोनेशिया में, इसमें बर्मा, जावा, सुमात्रा, वहाँ तक जो अशोक के टाइम पे ये बुद्ध का, इस देश ने तो पूरा जो संदेश दिया है, तो शांति का ही संदेश दिया है। इसी तरह से यहाँ की जनजातियां हैं, उनका भी सबका एक गौरवशाली इतिहास है। जी सर। उन्होंने भी विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध में, बाहर से आने वालों के विरुद्ध में चप्पे चप्पे पे लड़ाई लड़ी है। आप उसको देखो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे जितनी जगह खिलजी का वो रहा पड़ाव, उस जगह सब जगह गद्दी बनाई उन्होंने। अच्छा। और लड़ाइयाँ लड़ी। और जगह जगह आपको सती के स्थान मिलेंगे उसमें। अच्छा। तो जैसे सेवा गांव है, तो सेवा गांव में भी मैं अभी कुछ दिन पहले भी गया था, तो वहाँ भी बता रहे थे कि वो उसमें जो देखा हमने जागा की पोथी में, तो वो 13 सम्मत कौन सा था, उसमें उनको इस्लाम
यानी मुसलमान बना दिया था उनको अच्छा। सब। हाँ, उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जो उसके विरुद्ध में लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, और लड़ाइयों के बाद में कुछ कत्लेआम किया, कुछ कुछ का धर्म परिवर्तन बहन कर दिया। बेटियों को ले गया, कुछ एक आध कुछ लोग बचे थे उनको ले जाके और उसने इस्लाम कबूल करा दिया। ये कबूल करवा दिया। अच्छा। बाद में मीणा समाज की बैठक हुई तो पंचायत हुई बड़ी, अच्छा। तो उसमें वो उनको वापस ले लिया मीणा। अच्छा। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ रह गए, वो रह गई वापस आने से। बिल्कुल सर। तो वापस आने से रह गए, तो समाज की एक व्यवस्था तो थी उस समय कि ये है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि भाई नहीं नहीं वो तो ज़्यादा हो गया, अभी हमारा ये गाय खाली इन्होंने और हमारा ये छोड़ दिया, तो इसलिए दूध का दही बन गया है, तो दही का वापस दूध नहीं बन सकता, ऐसे भी तर्क थे। अच्छा। लेकिन हमारे जो समाज है उसने बहुत सी जगह एक अच्छा उदाहरण इस प्रकार से पेश किया है, और मेवों को भी वापसी का प्रयास था लगातार। अच्छा। उस समय में, लेकिन कौन सा कारण था जिससे नहीं आ पाए, तो वो एक देखने वाली बात है। बाकी मेव समाज भी हमारा अपना ही है। हाँ सर, अपन मीणा समाज एसटी में आता है सर, और एसटी में शामिल कराने का सबसे बड़ा जो प्रयास किया था, श्रेय जाता है वो कप्तान छुट्टन लाल जी को जाता है। तो सर आप कप्तान छुट्टन लाल जी का योगदान कैसे देखते हो सर आप, जो मीणा समाज के उत्थान में सर? जो मीणा समाज को जो आरक्षण मिला ना, उसमें बहुत से लोगों का प्रयास रहा है। अच्छा सर। बद्री प्रसाद दुखिया जी भी थे। अच्छा। और दूसरे उस समय के जो बहुत सारे कार्यकर्ता थे। तो उसका जो ऑर्डर है अपना वो 1956 का है। अच्छा। और कप्तान छुट्टन लाल जी राजनीति में कब आए ये अपने को देखना चाहिए कि उनके साथ में कौन थे और इसकी शुरुआत किसने की थी। अच्छा। लेकिन इसमें एक बात और है कि किस आधार पे मिला, तो वो प्रिमिटिव ट्राइब के हिसाब से मिला उसको। अच्छा। यानी जो ये था ना उसको कि एक तरह से अपराधियों का जो अलग से वो किया था ना कानून भी तो आया था उसमें जे चट्टन का जो था 1930 का जयराम पेशा कानून था। जयराम पेशा कानून था ना, तो उसके कारण से भी था ये। अच्छा। तो ऐसे तो मतलब बहुत सारे फैक्टर है, एक फैक्टर का ऐसा नहीं है कि केवल हाँ उनके साथ में भी थे लोग। रहा। अच्छा। लेकिन मेन अपन पर्टिकुलर दो चार के नाम बताएं तो जैसे कप्तान छुट्टन लाल, इनके साथ साथ आप किसका लेना चाहोगे सर? नहीं वो तो जिन्होंने संघर्ष किया सर इसके लिए। तो पूरा ग्रुप है, खैर मैं ज्यादा उसमें बद्री प्रसाद जी दुखिया का ही नाम सुनता हूँ। अच्छा सर। सर एक चीज और देखिए मैंने, जैसे गुर्जर समाज के मसीहा कर्नल किरोड़ी बैंसला जी और इधर कप्तान छुट्टन लाल सर, वो भी मिलिट्री बैकग्राउंड से आते थे, कर्नल साहब थे, ये भी कप्तान है सर। ऐसा देखने को मिला कि मिलिट्री बैकग्राउंड से आने वाले लोग ही मतलब समाज के लिए इन्होंने कुछ ज्यादा किया है अपनी तरफ से। ऐसा मतलब ISRS भी बड़ी चीज होती है, लेकिन ऐसा कोई आते नहीं है। समाज सेवा में ज्यादा योगदान देखें तो देखो मिलिट्री बैकग्राउंड वालों का ही ज्यादा है, वो भी कर्नल रहे हैं, ये भी कप्तान रहे हैं। सेना के लोगों में तो जज्बा होता ही है ज्यादा। अच्छा सर। सर दिया कुमारी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बताए जाते हैं, कैसा है सर? मतलब सबके साथ ठीक है, उनके साथ भी अच्छा है। अच्छा। उनके पिताजी थे काफी पुराना कर्नल भवानी सिंह जी थे। अच्छा। उनसे मेरा नौकरी के समय से ही। अच्छा, उस टाइम से ही परिचय। बहुत अच्छा आना जाना। अच्छा सर। सर अभी कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ के CM आए थे, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी के दाम, आपने उन्हें रिसीव किया था सर। आपके मतलब व्यक्तिगत रिश्ते हैं या फिर पार्टी की तरफ से वो आया था सर? नहीं, व्यक्तिगत राजनीति में क्या है कि हाँ सर, किसी के साथ में थोड़ा ज़्यादा आना जाना होता है। अच्छा। किसी के साथ में संबंध थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो पार्टी के हिसाब से ही है जो भी है। अच्छा। और वो जब स्टील मिनिस्टर थे ना, MOS स्टील। अच्छा सर। उस समय राजौली गांव में शहीद हुए थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करना था। अच्छा सर। तो इन लोगों ने कहा कि हमको कोई केंद्र से अगर नेता है, कोई मंत्री है तो बुलवा दो। अच्छा। तो मैंने उनसे आग्रह किया, तो वो राजौली गांव में आ गए थे। कब की बात है सर? ये है मुझे लगता है ये शायद 2000 मतलब काफी पुरानी बात है, थोड़ी 18-19-20 के आसपास। अच्छा अच्छा। तो वो जब MOS स्टील थे तो मुख्यमंत्री तो बाद में बने हो। अच्छा। उस समय आ गए थे। सर कोई युवा जैसे राजनीति में आना चाहे तो सर आप उसको बेस्ट क्या सीख देना चाहोगे सर, आपकी तरफ से पर्सनल?
राजनीति में आने का तो ऐसा मतलब कोई युवा राजनीति माना मेरे था? से तो हाँ। मेरे से तो जो बोला था, हाँ। तो भैरव सिंह जी शेखावत ने सबसे पहले ये बोला था कि भाई आप क्यों इधर आना चाहते हो, अच्छा। इतनी अच्छी नौकरी है उसको हाँ। छोड़ के। हाँ। तो मैंने कि नौकरी तो मुझे छोड़नी है अच्छा। और समाज सेवा में आना है, तो आप अगर टिकट दे दो तो चुनाव लड़ लेंगे, नहीं तो छोड़ना तो है। बहुत से लोग हैं हमारे साथ वाले, IRS ऑफिसर भी कईयों ने नौकरी छोड़ दी। वो आज सफल बिजनेसमैन भी है, अच्छा। राष्ट्रीय स्तर पे भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है कई लोग, अच्छा। और अच्छे दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। तो कोई लेखक भी है। तो मैं युवाओं को लिए तो यही कहूँगा कि आपका जो रुचि है उसके अनुसार में अगर आप चलोगे, जो आपकी अंतरात्मा में जो क्या रुचि है उसके अनुसार चलोगे, तो कष्ट भी अगर उसमें होगा ना, कहीं संघर्ष भी होगा, तो आप खुशी खुशी उसको सहन कर कि अपने मन का काम तो कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझो कि मुझे उस पद के लिए आना है, तो आपको थोड़ा भी संघर्ष की जरूरत पड़ गई या थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फिर आप उसको, आपके मन में रहेगी कि यार मुझे नहीं होना चाहिए था इस तरह, मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी तक बहुत लोगों ने मेरे से बोला, हमारे गांव में भी एक आध लोग बोलते थे, अरे भाई ये तो बढ़िया नौकरी थी, परसी परसाई थाड़ी अजय के ठोकर दी। और कुछ लोग ये भी बोलते थे कि भाई ये तो ऐसे मतलब इतरा के छोड़ी है। अच्छा। लेकिन मेरी परिस्थितियां, अब हर एक की अपनी चॉइस होती है। चॉइस होती है सर। तो मुझे तो इस देश के लिए, इसकी संस्कृति के लिए अपने जीवन को जीना है, और हो सकेगा तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो प्राणों की बाजी भी लगाएंगे। इस जज्बे के साथ में कोई किसी भी क्षेत्र में काम करे तो वो जरूर सफल होगा। अच्छा सर, इस तरह से सर कुछ नेता जो संगठन में अच्छी पहचान रखते हैं, और कुछ हैं जो सर ग्राउंड पे अच्छी पहचान रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन सर क्या जो ग्राउंड पे रखता है उसको टिकट नहीं मिल पाता है, और जो संगठन में रह के टिकट ले लेता है सर वो ग्राउंड पे वर्क नहीं कर पाता है, ग्राउंड पे वर्क नहीं होता है तो चुनाव हार जाता है। सर इन दोनों में मतलब संगठन में भी और ग्राउंड पे भी कैसे सामंजस्य बैठा सकता है सर? अक्सर देखा गया है सर ये कि जो संगठन में पहचान है वो ग्राउंड पे वर्क नहीं है उसका, तो ऐसे चुनाव हार जाता है, जिसे ग्राउंड पे पकड़ है सर उसको टिकट नहीं मिल पाता। तो इन दोनों में सर कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ सर। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री स्तर पे जितने लोग आए हैं वो एक बहुत बड़े लंबे संघर्ष के बाद ही आए हैं। अब वो कितने लोग ऐसे हैं जैसे स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे जो लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष किया, वो लोग मंत्री बने थे। आज की राजनीति में थोड़ा सा इस तरह का हो गया है कि पैसे का भी प्रभाव हो गया है। पैसे का प्रभाव, उसके कारण से भी कुछ सर ऐसे भी बताते हैं कि 2023 में आपका टिकट फाइनल होने वाला था, और ऐसा भी लोग मान रहे थे यदि इनको टिकट मिलता है बीजेपी से तो मंत्री भी बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता एक बार कांग्रेस आती है एक बार बीजेपी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पैसे के चक्कर में आपका टिकट कट गया। सर ये बात सही है? नहीं, ऐसा हाँ। बोल नहीं सकते। हाँ। कारण क्या है कि मुझे टिकट नहीं मिलने का कारण एक अलग है, दूसरे को किसको टिकट मिला वो कुछ और कारण हो सकता है। लेकिन मुझे टिकट नहीं मिलने का कारण तो जो हमारी टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से 73,000 वोटों के करीब से हार हुई थी। अच्छा। तो वो एक बहुत बड़ा कारण था। अच्छा, पिछले 18 के चुनाव में शायद आपके 35,000 के आसपास वोट आए थे। हाँ। अच्छा, ये बड़ा कारण मान ये नहीं, 35,000 तो आए थे। हाँ, यही बोला मैं, वो तो आए, लेकिन हार कितने वोटों से हुई? अच्छा, 70,000 महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मैं जीता था ना तब तो 43,000 ही वोट आए थे। अच्छा, तो टोटली वोटों का अंतर तो ज्यादा नहीं था। लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी रही कि वो कांग्रेस के पक्ष में और बहुत ज्यादा वोट आ गए। अच्छा। और हमारे वोटों में ज्यादा कमी नहीं आई। अच्छा। लेकिन जो दूसरी तरफ जो वोट थे ना वो इस तरह से हुए कि वो बहुत ज्यादा पड़ गए।
अच्छा। उसमें बहुत सारे कारण हैं, बूथ कैप्चर भी एक कारण था। सर अभी कुछ महीनों पहले समरावता प्रकरण आया था सर, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि किसकी गलती थी, किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से सर वहाँ पे पुलिस ने अत्याचार किया आदिवासियों पे, महिलाओं पे, बहन बेटियों पे, उसको आप कैसे देखते हो सर? ये वो तो जो गलती है प्रशासन की तो गलती है, उसमें उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उनको जिन्होंने गलती की है उनकी सजा भी मिलनी चाहिए। जी सर। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि अन्याय होता रहता है और न्याय नहीं हो पाता कई बार। जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको, जब PR मीना जी वहाँ के MLA थे टोडा भीम से, टोडा भीम के, तो कोऑपरेटिव्स के चुनाव थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे चुनाव होना था, तो कोई एक व्यक्ति और किधर दूसरी तरफ उनके हिसाब से नहीं चल रहा था, तो उस पे वहाँ की पुलिस के जरिए और गढ़मोरा के वहाँ से उसको गिरफ्तार करवा लिया उनके। अच्छा, किसी आदमी को? हाँ। तो हम वहाँ पे गए, उसके पास में गए तो थाने के बाहर हमने धरना दिया। तो उसको उन्होंने, मैंने कहा भाई ये उसके विरुद्ध में इस तरह की ये बना दी जो ज़रूरत नहीं थी। जी सर। अब हमारे साथ में काफ़ी लोग थे, तो धीरे धीरे रात के टाइम पे लगभग 1 बजे के बाद में तो उन्होंने ज़बरदस्ती करके लाठीचार्ज करके और कई लोगों को गिरफ्तार बताया और मुझे भी गिरफ्तार कर दिया। उस मामले में कर लिया गिरफ्तार अंदर थाने में। लेकिन बाद में ऊपर से पता नहीं क्या उनका वो हुआ, तो गिरफ्तार बताया नहीं और गाड़ी की हवा निकाल दी। अच्छा। तो ये तो संघर्ष तो करना पड़ता है, लेकिन सर के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। तो अब उसमें फिर हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाल दिया। अच्छा। परंतु उसने, उस व्यक्ति ने जिसने डाला था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, उस पे गिड़गिड़ा के, और जो डिप्टी SP जिसने ये सब जो अवैधानिक कार्य किया था, संविधान के विरुद्ध कार्य किया था, हम तो गिरफ्तार करके नहीं दिखाने का, तो उससे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग ली। तो ये भी होता है। अब समरावता में जो भी तथ्य है वो लोगों के सामने है, लेकिन अब उसको जो दोषी है उसको सबको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, और कोई और भी बाहरी एलिमेंट है तो उनको भी। मैं तो अपने युवाओं से भी ये कहता हूँ कि भाई इस भारत के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से भी रखने का और अपनी बात को रखा जा सकता है, बात को रख सकते हैं। तो संघर्ष की स्थिति जो कानून की जो एजेंसी है उसके साथ में संघर्ष कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है, ये भी एक भावावेश में आके नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन संघर्ष जो कानून को हाथ में नहीं लेना कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन गलत का प्रतिकार भी करना आवश्यक है। अच्छा। प्रतिकार ऐसे नहीं होना चाहिए कि पुलिस को जिंदा जला दिया या कुछ कर दिया, तो ऐसा तो समरावता में हुआ नहीं ज़्यादा, परंतु जो अत्याचार हुआ गांव वालों के साथ में उसको न्याय होना जरूरी है। बिल्कुल सर। सर अभी कुछ साल पहले आमागढ़ प्रकरण हुआ था सर, तो उसमें किरोड़ी लाल जी ने एक पक्ष रखा था कि भाई मीणा तो सनातनी हिंदू हैं, और गंगापुर विधायक रामकेश मीणा जी, उन्होंने कहा था कि मीणा समाज एक आदिवासी एक अलग ही है, ये सनातनी हिंदू नहीं है। इस पर आपका क्या व्यू है सर? आपका क्या मानना है सर इस पे? आपको किरोड़ी लाल जी का व्यू सही लगा या फिर रामकेश मीणा जी का सर? नहीं, इसमें किसी के व्यू का मतलब नहीं है। फिर भी आपके अकॉर्डिंग क्या है सर? इसका ये तो है कि भाई सब लोगों को पता है कि मेरा नाम रमेश है। हाँ। तो ये नाम कोई क्रिश्चियन नाम तो है नहीं। जी सर। कोई दूसरा नाम नहीं है। हाँ। मेरे पिताजी का नाम राम शाह है, तो वो भी राम से शुरुआत होता है। हाँ। तो हम तो राम के वंशज हैं, राम को मानने वाले लोग हैं। और हमारे तो पूर्वज कथा भागवत है, ये सब पहले से करवाते ही हैं, ये कोई नया नहीं है। मतलब नामों में भी लगता है जो लोग इस प्रकार की उसकी आड़ में और जो दूसरी संस्कृतियों को प्रमोट कर रहे हैं ना, अच्छा, वो एक तरह से
अपने अपने आप राजनीतिक के साथ में भी अन्याय कर रहे हैं राजनीतिक फायदे के और लिए। राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है इसमें हम्म, कि इस देश में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से हम्म, उस समय 2018 का ये आंकड़ा है, हम्म, 2019 में भी बढ़ गया है वो, हम्म, और 22 में तो थोड़ा कम हो गया अभी शक्ति की वजह से। जो विदेशों से जो फंडिंग मिलता था ना इनको, हम्म, ये चर्च को क्रिश्चियन और चर्च मिशनरीज पे, भी आती थी। तो वो इसलिए मिलता था कि इसको क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए मिलता है। अच्छा। और महात्मा गांधी ने भी ये कहा है कि अगर मेरा बस चले हम्म, तो क्रिश्चियन मिशनरी को मैं भारत में 1 मिनट के लिए भी नहीं टिकने दूं। अच्छा। और इस तरह से उस समय जो इनको तो लाखों करोड़ रुपए जो बाहर से आते हैं, फोर्ड फाउंडेशन जैसे लोग इस तरह के काम करते हैं। और इस्लाम के बढ़ाने के लिए भी कुछ विदेशी लोग हैं, विदेशी देश हैं, और यहाँ तक कि ISI वगैरह है, ये भी हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि किस तरह से हमारे जो लगातार उसके प्रति अनास्था पैदा की जाए। जैसे ये इस तरह का है कि किसी मूर्ति को अगर दूसरा कलर करना है तो पहले आपको उसको कलर को हटाना पड़ेगा। हाँ। तो भगवा कलर को हटा के दूसरा कोई कलर सफेद या हरा करना है तो पहले तो उसको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। हनुमान जी का कलर तो ये है। लेकिन अब बहुत सी जगह देश में ऐसा है कि जो अत्याचारों के कारण से, और मान लो ये लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे पहले, तो तड़वी भील एक कम्युनिटी है महाराष्ट्र में। अच्छा सर। उसके 12 के 12 गांव अभी, और पिछले 15 साल में सारे के सारे वो अपने पुराने धर्म में यानी हिंदू धर्म में चले गए। उनका जो ये मदरसा है उसकी जगह उन्होंने, क्योंकि मानने वाला ही नहीं रहा, तो उनकी जगह उन्होंने हनुमान जी की स्थापना कर दी। अच्छा। तो वो ये इस देश में जो अत्याचारों के कारण से इस तरह का हुआ है ना, तो उसमें हमारे लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे 1000 साल भी हो गए तो अपनी खोई हुई वस्तु कोई भी हो, अपने भाई है या अपना जमीन है या कुछ भी है, तो उसको अपने को वापस लेना है, उसके लिए प्रयास करना है, तो मेवों को भी अपनी संस्कृति में लाना है। अच्छा। उसके बीच में ये लोग जो लगातार उसका तबलीग और जमात, अब उनसे क्या कहती है कि भाई टोपी लगाओ, अरे वो टोपी लगाई नहीं उन्होंने कभी, तो जबरदस्ती अरबीकरण करने की जरूरत क्या है? अरब की संस्कृति को यहाँ थोपने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तो हमारा तो जो पिताजी है वो क्या पहनते थे, तो उसको बदलना है क्या? यानी बदलना है तो दूसरे के कारण से नहीं बदलना है, हम तो अपने हिसाब से जो बदलेंगे वो बदलेंगे। अब हमारे जो देवता है, हमारे गोत्र है, हमारा जो वंश की धराड़ी है या हमारी कुल देवी है, उसको कोई नहीं मानेगा तो वो तो ट्राइबल है ही नहीं। वो ट्राइबल नहीं है तो यानी उसको आदिवासी कहलाने का हक नहीं है फिर। अच्छा। फिर वो क्रिश्चियनिटी की लाइन पे चलेगा या दूसरे किसी धर्म की लाइन पे चलेगा, तो मुझे लगता है उसका तो ST का प्रमाण पत्र भी नहीं देना चाहिए उसको। क्योंकि ST के प्रमाण पत्र में उसमें तो नहीं लिखा होता कौन सा धर्म है, लेकिन उसके साथ में जो फॉर्म आता है तो उसमें रामकेश जी का भी जो फॉर्म है अभी अच्छा। आपको देखो, तो उसमें भी हिंदू शब्द है कि अच्छा। धर्म क्या है आपका, तो हिंदू है। फिर भी वो तो कह रहे हैं कि सनातनी हिंदू नहीं है। वो तो राजनीतिक कारण, वो तो वो मतलब आप किरोड़ी लाल जी के व्यू से ज्यादा सहमत हो कि सनातनी हिंदू है? किरोड़ी लाल जी क्यों, हमारा समाज का, हमारा खुद का व्यू है। वो तो किसी का इस तरह से कोई कुछ भी कहेगा तो मतलब सनातनी हिंदू है मीणा समाज जो है, तो हिंदू है ही, उसमें क्या है। अच्छा सर, ये भी देखने को मिला है कि आजकल के युवा, और जो युवा के बाद IAS RS भी बन जाते हैं, मतलब अच्छे पदों पे हैं सर, वो अपनी कल्चर को भूल जाते हैं। जैसे आप सर IRS भी रह लिए, MLA भी रह लिए सर, ट्राइफेड के चेयरमैन, लेकिन आपकी जो सर ड्रेस कोड है ना एकदम मीणा कल्चर का यूनिक सर, ये अभी भी मेंटेन किए हुए सर आप, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे सर? आप एकदम धोती कुर्ते में पगड़ी में दिखते हो आप हमेशा, चाहे कोई भी फंक्शन हो सर। नहीं, ये तो कुछ व्यवहारिक कारण भी होते हैं। देखो आज के कॉलेज के जो जैसे मेरे बेटा और बेटी है, तो सबके आज के जो युवा है, तो आपका भी पैंट शर्ट, बिल्कुल सर, तो आपको धोती पहनना आता ही नहीं है। और नहीं, फिर भी कल्चर तो इफेक्ट हो रही है ना सर। व्यवहारिक कारण दूसरा ये है कि जैसे आप ट्रेन में चढ़ोगे तो भाग के पैंट से तो फटाफट चढ़ सकते हो। और उस समय वहाँ पे जो हमारे जो लगाते थे ना लोग बाग भी,
जो, तो मुझे ध्यान है हमारी दादी तो यहाँ तक का घाघरा पहनती थी, घुटने से थोड़ा सा नीचे बस। अच्छा, बंडे घाघरे होते हाँ, थे। बंडे घाघरे हाँ, होते थे, आंगिया भी पहनती थी। हाँ, वो तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलाव होना जरूरी बदलाव भी है। होता है, अच्छा। लेकिन जो अपनी आत्मा है ना, उसको नहीं बदलना चाहिए, समाज की आत्मा को नहीं बदलना चाहिए, अच्छा। और बेचना भी नहीं चाहिए उसको। अच्छा। तो बहुत से लोग जो क्रिश्चियंस के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के प्रभाव में आने के कारण, मुझे ध्यान है यहाँ से कई लोग हैं जिनके मैं नाम गिना सकता हूँ, अच्छा। वो झारखंड में और ईसाई संस्था है उसके द्वारा आयोजित वहाँ सेमिनार में जाते हैं। अच्छा। और उनका एजेंडा पहले से सेट है कि भाई क्या कहना है कि हम हिंदू नहीं हैं, ये अच्छा। कहना है उनको। अच्छा। तो उन वो क्या करेंगे, यहाँ से उसका एसी का टिकट करवा देंगे, अच्छा। हवाई जहाज का टिकट करवा देंगे, वहाँ होटल में रुकवाएंगे, रुकवाएंगे, तो और उन पे भाषण दिलवाएंगे। तो वो भाषण देने के चक्कर में, प्रसिद्ध होने के चक्कर में, मंच के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, और नगद फंडिंग भी देते हैं अच्छा। कई लोगों को। तो उनका बैंक का अकाउंट अगर देखा जाए ऐसे लोगों का, तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं कोई संस्था से जुड़े हुए प्रायोजित है, और उनके कारण से हमारे अन्य लोगों को भी बहका रहे हैं। अच्छा। तो वो जो इस तरह की बात चल रही है, ज्यादा लोग नहीं है। अभी जैसे यज्ञ हुआ, 5100 कुंडली से अधिक का यज्ञ हुआ, तो लोग तो वो है, वहां है हमारी संस्कृति, तो संस्कृति तो वहां देखना है। तो ये लोग करके बता दो, इतने लोग इकट्ठा जो कहते हैं कि भाई हम हिंदू नहीं है, तो हमारे यज्ञ बिना बुलाए कोई पैसे यज्ञ जो हो रहा है, बिल्कुल, तो वो तो खुद के लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, और यहाँ पे पैसे दे के भी बुलाए जाते हैं चुनावी रैलियों में। अच्छा, अब बोलते हैं कि भाई ठीक है शिक्षा पे लगाओ, तो मैं क्या शिक्षित नहीं हूं मैं? मतलब ऐसे लोग बोलते हैं जिनका मुकाबले अगर देखा जाए तो, लेकिन वो है भी अब हमारे ही हैं वो भी जो, लेकिन भ्रमित हो रहे, लेकिन IRS ऑफिसर पदों के चक्कर में भ्रमित हो रखे, IRS ऑफिसर रहा हूं, अब कौन सिखाएगा मुझे? तो सिखाएगा कौन? तो ये भी अपने आप में योग्यता तो होनी चाहिए उसकी, कि कोई भी बोल लेगा मैं मान लूंगा। तो मेरे पिताजी ने जो सिखाया वो मानूंगा मैं, बिल्कुल, या वो उसके सिखाऊंगा जो मतलब MA पास नहीं किया, BA पास नहीं किया, या तो जिसने ये नहीं किया। तो वो हमारे जो संस्कृति है वो तो हमारे बाबा की, हमारे दादा की, हमारे काका की, और माँ की, दादी की, उनकी सिखाई हुई है। अभी आप देखो कि जैसे 12वां होता है, तो 12वें में अभी भी देखा हमने कि राम जी के गीत गाए जाते हैं। हाँ, गाए जाते हैं, सबके यहाँ गाए जाते हैं, आपके घर में भी हो। बिल्कुल। और आपको जिसको संदेह हो, वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो वो जाके देख लो क्या होता है। सही है सर, तो पता चल जाएगा। उसमें प्रमाण के लिए कोई ऐसा जरूरत नहीं है। अब फर्जी तरीके से आप कुछ भी बोलो, उससे क्या? शादी समारोह में भी राम जी के गीत, देवताओं के गीत गाए जाते हैं, और क्या, बिल्कुल सब जगह। सर, अगर आपके एक पूछा जाए कि मीणा समाज में अब तक के बेस्ट पॉलिटिशियन आपके अकॉर्डिंग कौन लगते हैं उसको, पुरुषों में अब तक के? आपका भी नाम ले सकते हो सर आप, बेस्ट पॉलिटिशियन इन द मीणा समाज। ऐसा तो कभी मैंने सोचा नहीं, फिर भी आप कर पाओ। प्रश्न ऐसा है, हाँ, जो कभी सोचा नहीं, बस अपने काम से काम रखो। नहीं, फिर भी जैसे आप अपना भी ले सकते हो सर उसमें, जैसे आप कहे तो मैं ऑप्शन दूं। पॉलिटिशियन में तो क्या, बेस्ट पॉलिटिशियन, मुझे तो पॉलिटिशियन का नहीं, मुझे व्यक्ति के तौर पे ज्यादा है। चलो, व्यक्तित्व के तौर पे नंदराम बाबा है, कटकड़ वाले, वो उसके उनका व्यक्तित्व ने आपको व्यक्तित्व में प्रभावित किया। जब हमारी सम्मेलन हुआ था, कटकड़ के नंदराम बाबा, हाँ, जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छा सर। और जब हमारा सम्मेलन हुआ तो कितने विद्वान थे वो, देखो। तो वो यहाँ तक की धोती पहनते थे और बिल्कुल मतलब 6.5 फुट के थे कर। अच्छा सर। तो उन्होंने खड़े होके इतनी विद्वत्तापूर्ण बात की उस समय। तो मेयो भी थे, ये भी थे, बोले भाई ऐसा है कि हम और आप एक हैं, हमारा खून एक है, लेकिन अपने को अपने एक जाजम पे भी है, लेकिन अपने को और आगे अगर रिश्तेदारी करनी है, मान लो तो ये खान है ना, ये खान हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। क्यों अच्छा नहीं माना जाता? क्योंकि सुपर्ण खां जो है वो उसको हमारे यहाँ पे अच्छा नाम नहीं लिया जाता। तो ये खान
खान है वो हटाना चाहिए आपको जो। अच्छा। तो कितनी विद्वत्तापूर्ण उन्होंने बात बात बोली। होती। तो उस समय की संस्कृति उनको सबको समझ में आ गया कि भाई क्या है हम्म, मामला, पूरी बात को भी समझा दिया। जी सर। तो ऐसे लोग नंदराम बाबा थे, उनके कारण से समाज में यदि बेस्ट महिला नेता के पूछा जाए, आप मतलब मीणा समाज में अब तक की बेस्ट महिला लीडर सर, जैसे जसकौर जी हैं, इंदिरा मीणा जी हैं, उषा मीणा भी जो कप्तान छुट्टा लाल की बेटी, इनमें से मैं ऑप्शन दूं तो अगर, या इनके अलावा कोई और भी हो सर? वो सोचा नहीं अभी मैंने। अच्छा। इस तरह का ध्यान भी नहीं रहता कि जी काम सर। करते जाओ आप। सर अब मैं आपसे दो चीजें बोलूंगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है सर। आप स्किप भी कर सकते हो यदि सहमत नहीं हो तो, जैसे दाल बाटी चूरमा या मिठाई, इन दो में से एक सेलेक्ट करना हो सर। हमारे तो बेजड़ की रोटी है। बेजड़ की रोटी, हाँ। चलो दाल बाटी चूरमा या बेजड़ की रोटी दूं तो ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा? बेजड़ की रोटी। बेजड़ की। अच्छा सर, पीली लुगड़ी या फिर साड़ी सर? वो तो लुगड़ी है। लुगड़ी है। धोती कुर्ता या कुर्ता पायजामा सर? धोती कुर्ता। धोती कुर्ता, जो आप दिखता भी है सर आप। पगड़ी या हाँ। मेरे लड़के को भी सिखाता हूँ धोती। अच्छा सर, पगड़ी या टोपी सर? नहीं, पगड़ी। सफेद तौलिया या फिर सांगानेरी प्रिंट का तौलिया सर? तौलिया तो जैसे मीणा समाज में सफेद ही। बिल्कुल सर। छाछ राबड़ी या टी कॉफी सर? छाछ राबड़ी। टी छाछ कॉफी राबड़ी। तो मेरे 28 साल हो गए पिए हुए। अच्छा हाँ, कभी नहीं सर। 12 साल मुझे शरीर में साबुन लगाए हुए, तो तो मैं मालिश करता हूँ रोजाना। अच्छा, उसके बाद में 12 साल आपको साबुन लगाए हुए? साबुन लगाए हुए। अच्छा। इसको शरीर को सुबह मालिश करके हाँ। सरसों के तेल से अच्छा। या नारियल के तेल से जो उपलब्ध हो, हाँ। फिर उसमें उसको जो नहाता हूँ ना, हाँ। तो उसको पोंछ लेता हूँ शरीर को, और बालों में जो है मिट्टी लगाता हूँ। अच्छा। हाँ, और हमारे जो यज्ञ में जो स्नान बताए ना, अच्छा किस प्रकार के स्नान बताए हैं। अच्छा। तो वो जैसे गौमूत्र से है, गोबर से है, मिट्टी से है, गंगा जल से है, चावल से है, कुशा अच्छा। से है, इस तरह से 21 प्रकार के स्नान बताए। तो 21 प्रकार के तो नहीं, पर मैं प्रयास करता हूँ कि जिस तरह से शुद्धिकरण ज़्यादा से ज़्यादा शरीर। तो 12 साल से पिछले साबुन ही नहीं लगाया सर? तो आजकल के युवा तो कहते हैं सर बदबू आती है, स्प्रे छिड़कते हैं, ये मतलब आपके फिर नहीं आती बदबू? कैसे आएगी? हाँ। तो डेली आप मालिश करो। अच्छा। आपके जो पोर्स है, हाँ। हर रंध्र आपका उसमें तेल जाएगा, वो खुलेगा। और फिर दूसरी बात क्या है कि आप कभी भी देखो, खेत में कम से कम नहीं तो महीने में 8, 7, 5, 6, 10 दिन, 15 दिन जितना होता है, मैं पूरी गर्मी में अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा। तो कभी कभी मेरा अनुभव ऐसा रहता है कि सुबह में जैसे कुछ थोड़ा बहुत ले लिया, दही ले लिया, या तो बील का जूस ले गुदा लिया। है। अच्छा, गुदा सीधा निकाल के। अच्छा, वो ले लिया। तो जब हम काम करते हैं तो 3-4 लीटर पानी तो 10-11 बजे तक वैसे ही अंदर चला जाता है। हाँ। तो वो निकलेगा ना बाहर पसीने के। तो आपको अगर सही तरह से आप स्वस्थ होंगे, अंदर से भी प्राणायाम आसन करो आप, और बाहर से भी इसको शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो हवा से होता है, तापमान से, जो सूर्य की किरण है उससे भी शुद्ध होता है। तो आपको बदबू के बजाय सुगंध आने लग जाएगी आपके पसीने में भी। अच्छा, इस तरह का ये मिथ है बिल्कुल। साबुन शैम्पू लगाओ, ये इनके बजाय अगर ये किया जाए तो ज्यादा बेटर। साबुन शैम्पू से तो क्या है, शैम्पू से तो पहले तो बाल सफेद करो, फिर उसके बाद में डाई करो। ये है सर। अंत में आप एक समाज के लोगों को कोई खास संदेश देना चाहें आपकी तरफ से तो? देखो, व्यक्ति का, मेरे लिए तो, मेरा तो संदेश यही है सबको कि आपको जीना किसके लिए है, आपका जीवन किसके लिए है, और आप क्या हो, ये समझना सबसे पहले आवश्यक है। तो आपका शरीर है, आपका मन है, आपका बुद्धि है, और एक बुद्धि से भी परे आपकी आत्मा है, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं। तो उसको सोच के, और आप रोजाना अपने आप का पहले तो अध्ययन करो। अच्छा, अपने आप का स्वाध्याय, कि हमको आगे क्या करना है, तो आज हमने उसके लिए क्या किया। अच्छा। दूसरा ये मैं मानता हूं कि आप अपने शरीर को ठीक रखो, अपने परिवार को ठीक रखो, अच्छा, और समाज को,
तो एक तो शरीर का जो नियम होता है, शरीर का धर्म होता है, उसको मैं धर्म बोलता हूँ। अच्छा। समय पे जगना, समय पे सोना, और उसकी शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार खान पान, आहार विहार, ये हम्म। वो तो शरीर का धर्म का पालन करोगे तो शरीर आपको कभी धोखा नहीं देगा। अच्छा। इस तरह से आप परिवार के धर्म का पालन करोगे, हर कष्ट सहन करके, परिवार आपको कभी धोखा नहीं देगा। जी सर। समाज को, अगर समाज का काम करोगे आप, गांव का काम करोगे और निस्वार्थ भाव से करोगे तो कभी लग सकता है आपको, लेकिन कभी भी आपको उसका फल खराब नहीं मिलेगा, आपको धोखा नहीं देगा, आपको फल उसका बहुत अच्छा मिलेगा, चाहे भलाई टाइम आपका मिल जाए। सशक्तिकरण होता चला जाएगा। और अपने लोग हैं, अब आपस में माता पिता के भी होता है और आपस में पिता पुत्र के भी होता है। बिल्कुल। विवाद तो यानी आपस में थोड़ा अनबन हो जाती है कई बार। इसी प्रकार से जिस देश में आप रहते हो, अगर आपको उस देश में नेतृत्व करना है, बढ़ना है, तो आप देश के लिए सोचो। अच्छा। तो फिर देश भी आपके लिए सोचेगा। तो समाज को भी कैसा होना चाहिए, तो हमारे देश के लिए कैसा सोचना है, हमारा राष्ट्र के लिए क्या करना है, तो उसको करेंगे तो ये समाज अपने आप ही महान बनेगा। महान बनेगा। क्योंकि हमारे लोगों ने भी अनवरत विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ में लगातार लड़ाइयाँ लड़ी है, लंबे समय तक लड़ी है। बिल्कुल सर। भले ही उनका इतिहास अभी कम कर दिया हो या दबा दिया हो, लेकिन है वो सब जगह। इस तरह से मेरा यह संदेश है कि अपना जीवन राष्ट्र के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए और परिवार के पर उपकार के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो ये देख रहे थे आप रमेश मीणा साहब को, जिन्होंने आप बताया कि 4th क्लास में ही IRS बनने का, समाज की सेवा करने का सोच लिया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक संदेश जाए और अधिक से अधिक लोग इससे, आप क्या इससे प्रेरणा ली, कमेंट में करके बताएं। बने रहिए माइक पे जीतू विद जीतू भैया। नमस्कार।